नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी में विनिर्माण उद्योग। उसमें कल हमने वेरी शॉर्ट 16 क्वेश्चन पढ़े थे। उसके बाद में हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे। आज हम वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे कि भारत में कागज़ बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। तो नरम लकड़ी की जो लुगदी है उसका प्रयोग होता है, लेकिन फ़िलहाल लकड़ी की पर्याप्त मात्रा न मिल पाने के कारण आजकल कागज़ बनाने के लिए बाँस है, स्वाई घास है या गन्ने की खोई का प्रयोग किया जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग है, इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, बड़े बड़े औजार बनते हैं और ये मशीनें तथा औजार दूसरे उद्योगों का आधार होते हैं। यानी कि दूसरे उद्योग इन मशीनों के आधार पर ही चलेंगे, इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग मुख्य रूप से भारत के कौन से राज्यों के अंदर स्थापित है? तो लोहा इस्पात के उद्योग हमारे झारखंड में है, उड़ीसा है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है। इन 4-5 राज्यों के अंदर ही हमारे लोहा इस्पात के कारखाने हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन 3-4 जो राज्य हैं हमारे, यहाँ पर लोहा इस्पात के कारखाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जैसे लोहा एसक है, कोकिंग कोयला है, ये चीज़ें इन्हीं राज्यों में ही मिलती है। दूसरा ये कारण भी है क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल भारी होता है, इसलिए लोहा इस्पात के उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहाँ इनके लिए आवश्यक कच्चा माल मिलता है। भारत में सूती जो कपड़ा उद्योग है हमारा, हम कह सकते हैं सबसे पुराना उद्योग। 1854 में पहला कारखाना हमारा लगा था। इस कारखाने की समस्याएं क्या आ रही है? तो एक तो रेगुलर बिजली नहीं मिल पा रही है इन कारखानों को, मशीनें पुरानी हो चुकी है, श्रमिकों का उत्पादन भी कम हो पा रहा है, और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से, क्योंकि आजकल सूती कपड़ा थोड़ा महंगा पड़ता है और मार्केट के अंदर कृत्रिम वस्त्र जो रेडीमेड कपड़े हैं, जो बड़े बड़े जो कपड़े आते हैं जिनमें सूती मिक्स होता है, बाकी नायलॉन होता है वो, और जो रेसे होते हैं वो सूती कपड़े की तुलना में सस्ते पड़ते हैं। सूती कपड़ा उनकी तुलना में महंगा है, तो लोग वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, सूती कपड़े की मांग कम होती जा रही है। 2005 में सरकार ने राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई। क्यों अपनाई? क्या कारण था? क्योंकि एक तो पटसन का उत्पादन कम हो रहा है, तो पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पटसन से जो सामान बनाया जा रहा है वो और बढ़िया तैयार किया जाए। पटसन उत्पादक किसानों को पटसन का अच्छा मूल्य देना, ताकि किसान ज़्यादा पटसन का उत्पादन करे, प्रति हेक्टेयर पटसन का उत्पादन बढ़ाए। इसलिए 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई। भारत में चीनी उद्योग की क्या समस्याएं हैं? तो चीनी उद्योग सहकारी उद्योग होता है। तो एक तो ये मौसमी उद्योग है चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी उद्योग पूरी साल नहीं चलता। चीनी उद्योग उसी समय चलता है जब गन्ना आता है, क्योंकि चीनी उद्योग की समस्या ये है, जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा पूरी साल बनता है। उसका कारण क्या है कि हम कपास को स्टॉक कर लेते हैं, जो कच्चा माल है वो स्टॉक हो जाता है। लेकिन चीनी उद्योग में तो कच्चा माल गन्ना है, तो गन्ने को हम स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि गन्ना काटने के बाद में सूखना शुरू हो जाता है। सूखने के बाद में रस नहीं रहेगा तो उसमें चीनी कहाँ से बनेगी। इसलिए चीनी उद्योग एक तो मौसमी है। दूसरा बहुत पुराना उद्योग है ये हमारा, अभी भी पुरानी टेक्निक से ही चीनी बनाई जाती है। परिवहन के साधन अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण गन्ना समय पर मिलों तक नहीं पहुंच पाता, और जो गन्ने की खोई है उसका भी उचित ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ये चीनी उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। लोहा इस्पात उद्योग को हम भारी उद्योग क्यों कहते हैं? कई बार पढ़ लिया हमने, क्योंकि इसका कच्चा माल और तैयार माल दोनों भारी होते हैं। इसमें अधिक परिवहन लागत भी आती है, परिवहन के साधन भी ज़्यादा चाहिए कि सामान भारी होने के कारण, इसलिए हम इसको भारी उद्योग कहते हैं। चीनी उद्योग में कच्चा माल किया है गन्ना, क्योंकि चीनी तो गन्ने की बननी है। उसके बाद नीचे कुछ कारखानों के नाम दे रखे हैं। तेल उद्योग है, सिलाई मशीन उद्योग है, बुनाई सिलाई बुनाई की मशीनें हैं, पित्तल के बर्तन हैं, इनमें हल्के और भारी छाँटने हैं।
कौन से इनमें हल्के हैं, कौन से भारी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में लोहा इस्पात के कारखाने जहाँ पर कच्चा माल है वहीं पर ही क्यों स्थापित किए जाते हैं। तो हमने कई बार पढ़ लिया कि लोहा इस्पात का जो कारखाना होता है वो भारी उद्योग होता है, और भारी उद्योग वहीं लगाया जाता है जहाँ उसका कच्चा माल मिलता है, क्योंकि भारी होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना महंगा पड़ता है। इसीलिए लोहा इस्पात के कारखाने वहीं पर लगाए जाते हैं जहाँ इसका कच्चा माल मिलता है। लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण का सूचकांक क्यों माना जाता है। क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं, औजार बनते हैं। जब ये मशीनें और औजार बनेंगे तभी तो छोटे उद्योग चलेंगे। अब कपड़ा कब बनेगा, जब लोहा इस्पात उद्योग में कपड़ा बनाने की मशीन बनेगी। तो ये जो और उद्योग है ना, ये लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर ही आश्रित हैं। लोहा इस्पात उद्योग का उत्पादन अगर बढ़ेगा, आधुनिकीकरण अगर उसमें आएगा तो औद्योगिकरण भी ज़्यादा बढ़ेगा। जिस उद्योग का कच्चा और तैयार माल भारी होता है, भारी उद्योग होता है। जिस उद्योग के सारे कार्य सरकार देखती है, चाहे उत्पादन करना है, वितरण करना है, सारा काम सरकार करती है, वो सार्वजनिक उद्योग होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीनी उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में स्थापित 2 लोहा इस्पात के कारखाने, कर्नाटक में भद्रावती है, विजयनगर है। पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन स्टील प्लांट है और दुर्गापुर स्टील प्लांट है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के 5 उत्पादक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान कहाँ बनता है, तो सबसे ज़्यादा बनता है बेंगलोर में, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सबसे ज़्यादा बनता है। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया और कब लगाया गया। 1904 में लगा था चेन्नई में। और भारत में बड़ी अच्छे किस्म की सीमेंट बनती है, इसलिए भारत के सीमेंट की पूर्वी एशिया आदि जगह पर बहुत मांग है, और भारत में सीमेंट उद्योग का विस्तार काफ़ी बढ़ चुका है। आजकल जो सूचना उद्योग है उनका महत्व क्यों बढ़ रहा है, टेलीफोन का है आदि का महत्व क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि एक तो इस उद्योग में बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिल रहा है, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी व्यापार उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो व्यापार को बढ़ाने में भी सूचना टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण को उद्योग कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उद्योगों से जो धुआं निकलता है, विषैला धुआं, वो वायु में मिलकर वायु को दूषित करता है। उद्योगों से जो अपशिष्ट पानी निकलता है वो हमारे शुद्ध पानी के अंदर नदियों आदि में मिलकर हमारी नदियों के पानी को दूषित कर देता है। तो उद्योग जल प्रदूषण भी फैलाते हैं, वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं। उसके बाद अगला है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कृषि और उद्योग दोनों साथ साथ कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कृषि उद्योग दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। क्यों अलग अलग नहीं है, जैसे उद्योग है उनको कच्चा माल कौन देगी, कृषि देगी। कपड़ा उद्योग कब चलेगा, जब कपास का उत्पादन ज़्यादा होगा। चीनी उद्योग कब चलेगा, जब गन्ने का उत्पादन होगा। अगर कपास और गन्ने का उत्पादन नहीं होगा तो ये उद्योग कैसे चलेंगे, इन उद्योगों का विकास हो ही नहीं पाएगा। अब बात आई कृषि की, तो कृषि के लिए हमें खाद चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, कहाँ से आएगी, उद्योगों से आएगी। अगर उद्योगों में खाद दवाइयाँ नहीं बनेंगी तो हम उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे। तो उद्योग कृषि के बिना पूरक नहीं है, पूरे नहीं हैं, और कृषि उद्योगों के बिना पूरी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना तरक्की नहीं कर सकते। तो एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और 16 से आगे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आपके लिखने का काम क्वेश्चन नंबर 27 और 28 ये दोनों क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। धन्यवाद।